हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कैम वर्ल्ड। मैं दीपन कुमार एक बार फिर से आपके सामने लेके आया हूँ वन शॉट लेक्चर सीरीज, जो कि है पहले चैप्टर सॉल्यूशन की। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि हमें अपना स्टार्टिंग कैसे करना है, और जो भी इम्पोर्टेंट बातें होती हैं या इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है जहाँ से क्वेश्चन पुट अप किए जा सकते हैं, वो हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं। इस छोटे से एक सीरीज में, वन शॉट सीरीज में आपको मैं शुरू करता हूँ, सिखाता हूँ कैसे करना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें कि ये सोल्यूशन होता क्या है, तो आपने ना बेसिक क्लासेस में थे, लाइक क्लास नाइन्थ में थे जब आप लोग, तब क्लास नाइन्थ में आप लोगों ने क्या देखा था कि एक चैप्टर था इज मैटर अराउंड अस प्योर, और उसमें हम बातें किया करते थे कि कौन सा सॉल्यूशन होगा, कौन सा कोलाइडल सॉल्यूशन होगा, कौन सा सस्पेंशन सॉल्यूशन होगा। वहीं से एक ये सॉल्यूशन निकला हुआ है, जहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो ये सॉल्यूशन है, ये एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है जिसमें यूनिफॉर्मिटी हो, जिनमें क्या हो, यूनिफॉर्म रेशियो हो। मतलब जो भी देखो यहाँ लिखा ना, टू और मोर देन टू, तो जो यहाँ पर कंपोजिशन लिया गया है, अगर उस कंपोजिशन में यूनिफॉर्म है, मतलब एक जैसा कंपोजिशन आ रहा है, तो सारी चीजें आसान होंगी, सब कुछ एक जैसा दिखेगा। लेकिन अगर कुछ भी यूनिफॉर्म नहीं हुआ, तो वो सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। लेकिन हमारे सिलेबस में क्या है, होमोजीनियस है। एक और कहानी यहाँ पे कि अगर हम बात करें किसकी, बाइनरी सॉल्यूशन की। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है, बाइनरी का मतलब होता है टू। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर कितने हो, टू कंपोनेंट हो। टू कंपोनेंट हो, उसे हम क्या कह देंगे, उसे हम कह देंगे बाइनरी सॉल्यूशन। तो ये लिखा भी है, द बाइनरी सॉल्यूशन, द पार्ट विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, एंड द पार्ट विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट इज नोन एज, या इज कॉल्ड एज सोल्यूट। तो अगर हम जनरली यहाँ पर समझे थोड़ी सी चीजों को, तो यहाँ पर देखो, हमारे पास है एक क्या, हमारे पास है एक सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है ना, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन के हैं कितने पार्ट, तो सॉल्यूशन के हैं दो पार्ट। एक सॉल्यूशन का है पार्ट कौन सा, सोल्यूट, और एक कौन है, सॉल्वेंट। तो अगर एक एक पार्ट होता है तो इसे हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, मतलब दोनों एक एक हुआ। अगर इसको बढ़ा दें, टू पार्ट से ज्यादा कर दें, टू कंपोनेंट से ज्यादा कर दें, तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, फिर हम उसे कहेंगे टर्शियरी सॉल्यूशन, या फिर क्वाटरनरी सॉल्यूशन। इस तरह से हम फिर उसको आगे बढ़ते चले जाएंगे। हमारे सिलेबस में टर्सरी क्वाटरनरी नहीं है, हमारे में सिर्फ और सिर्फ कौन सा है, बाइनरी सॉल्यूशन है, जो हमें यहाँ पे पढ़ना है, हमें यहाँ पे देखना है, समझना है। ठीक है, चलें आगे। अब है आपका टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, तो हमारे पास में तीन तरह की कैटेगरी बनती है। एक तो होता है सॉलिड सॉल्यूशन, एक होता है लिक्विड सॉल्यूशन, और एक होगा गैसियस सॉल्यूशन। अब एक कहानी ये है कि अभी अभी मैंने आपको समझाया कि अगर सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में कितने पार्ट हुए, दो पार्ट। एक हुआ सॉल्वेंट और एक हुआ सोल्यूट। ठीक है, अब सोल्यूट और सॉल्वेंट में कहानी ऐसी है कि जो सॉल्वेंट है, जो बेटा सॉल्वेंट है, ये किसमें है, एक्सेस अमाउंट में होता है, लार्जर अमाउंट में, और जो सोल्यूट होता है वो स्मॉलर अमाउंट में होता है। तो एक कहानी आपने सुनी होगी, जो दिखता है वही बिकता है। तो यहाँ पर जो ज्यादा हैगा वही बिकेगा। यहाँ एक्सेस में कौन है, सॉल्वेंट। तो जो सोल्यूशन बनेगा, उसकी जो स्टेट होगी वो किस पे डिपेंड कर जाएगी, सॉल्वेंट के स्टेट पे। इसीलिए पहला सॉलिड सॉल्वेंट है, सॉलिड सॉल्वेंट में सॉलिड, देखो, सॉलिड सॉल्वेंट में सॉलिड सॉल्यूशन बनता है। लिक्विड सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्वेंट को किसमें लेना पड़ता है, लिक्विड में लेना पड़ता है। गैसियस सॉल्यूशन बनाने के लिए भी जो सॉल्वेंट होता है उसको किसमें लेना पड़ेगा, गैस में लेना पड़ेगा। तो अगर हम सॉल्वेंट का स्टेट पता कर ले कि सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है, तो हमें किसका पता चल जाएगा, हमें पर्टिकुलरली जो सॉल्यूशन होगा उसका हमें स्टेट पता चल जाएगा। क्लियर, इतनी बात, इतनी बात क्लियर है। चलिए आइए आगे देखते हैं, आगे चलते हैं, थोड़ी चीजों को समझते हैं। जस्ट अ सेकंड, थोड़ी चीजों को समझते हैं यहाँ पे कि ये जरा सोल्यूशन जो हमारे पास है ये कौन कौन से, मैं थोड़ा अपने आप को साइड कर लेता हूँ। हमारे पास जो सोल्यूशन है ये कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, तो सॉलिड सोल्यूशन में पहला है गैस इन सॉलिड, अगर हम सॉलिड में गैस को डाल दें। दूसरा है लिक्विड इन सॉलिड, अगर सॉलिड में लिक्विड को डाल दें। गैस इन सॉलिड, अगर सॉलिड में हम गैस को डाल दें। यहाँ तीनों ही सॉलिड, सॉलिड और सॉल्वेंट, ये सॉल्वेट सॉलिड सॉलिड तीनों ही सॉल्वेंट के एक पार्ट है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम लिक्विड सॉल्यूशन बनाते हैं, तो सॉल्वेंट किस में चाहिए, लिक्विड में चाहिए। इसका मतलब जो हमारा गैस होगा उसे हमें लिक्विड में चाहिए होगा, मतलब गैस को किस में डालना है, लिक्विड में। लिक्विड को लिक्विड में डाल सकते हैं, बन सकता है, और सॉलिड को भी लिक्विड में डालेंगे तो भी हम
लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। नेक्स्ट है कि गैसियस सॉल्यूशन कैसे बना सकते हैं। तो सर बहुत आसान है, हमें सिर्फ सॉल्वेंट का स्टेट क्या रखना है, गैस। अदरवाइज हम यहाँ पर गैस सॉल्यूट ले सकते हैं, लिक्विड सॉल्यूट ले सकते हैं और सॉलिड स्टेट में भी सॉल्यूट ले सकते हैं। तो कहानी यह है कि तीन तरह के सॉल्यूशन हमें देखने हैं, एक सॉलिड, एक लिक्विड और गैस, और तीनों में ही पहले वाले में सॉल्वेंट सॉलिड रखना है, दूसरे वाले में लिक्विड रखना है और तीसरे वाले में गैस रखना है। सॉल्यूट आप व्हाटएवर जो आप भी लेना चाहते हो, आप सॉलिड, लिक्विड, गैस ले सकते हो, क्योंकि जो डिसाइड करता है सॉल्यूशन का स्टेट डिसाइड करता है वो होता है सॉल्वेंट, क्योंकि वो प्रेजेंट है किसमें, लार्जर अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में। तो हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा वो किससे बन जाएगा, सॉल्वेंट के स्टेट से। सिंपल है, सिंपल है। आगे आओ। अब देखो वही यहाँ पर टाइप्स दिखा दिए गए हैं कि जनरली अगर हम यहाँ पर समझे तो हमारे पास में जो सॉल्यूशन है वो वापस से तीन तरह के हैं, तीन तरह के हैं। एक तो है वापस से गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस। अगला है हमारे पास गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड और सॉलिड इन लिक्विड। और अगला है गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड और सॉलिड इन सॉलिड। कुल मिला के कहानी इतनी सी है कि आप जो सॉल्वेंट रखोगे उसी के हिसाब से हमें क्या करना है, यहाँ पे सोल्यूशन को देखना है। ठीक है, चले आगे। देखो जैसे एग्जांपल है, हमारे पास है क्या, हमारे पास है गैस इन गैस। अगर हम देखो सॉल्वेंट गैस लेते हैं और उसमें सोल्यूट गैस ऐड करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा एग्जांपल होता है हमारी एयर। हमारी जो एयर है वो क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है। हमारी एयर क्या है, मिक्सचर्स ऑफ गैसेस है। दैट मीन्स हमारे पास में बहुत सारी मिक्सचर ऑफ गैसेस मतलब बहुत सारी गैस है। हमारे यहाँ पर O2 भी है एटमॉस्फेयर में, N2 भी है, CO2 भी है, SO2 भी है, नाइट NO2 भी है और डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस है। तो हमें यहाँ पर सिर्फ दो कैटेगरी लेनी है, कोई सा भी एक सॉल्यूट और कोई सा भी एक सॉल्वेंट। तो यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं, ऑक्सीजन को नाइट्रोजन के साथ में मिक्स कर दें तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो मिक्सचर बनेगा वो डेफिनेटली गैस ही होगी और उसमें दो चीजें होंगी, एक कम अमाउंट में होगा और एक ज्यादा अमाउंट में होगा। सिंपल है। नेक्स्ट है लिक्विड इन सॉलिड। अगर हमें लिक्विड और सॉलिड का एग्जांपल देखना है तो लिक्विड और सॉलिड का एग्जांपल हम कैसे देख सकते हैं, तो हम दिखाते हैं आपको लिक्विड और सॉलिड का एग्जांपल कैसे करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमारे पास में यहाँ पर भी जो सॉल्वेंट होने वाला है, सॉल्वेंट क्या होनेगा, ये सॉल्वेंट होएगा हमारा किसमें, तो सॉल्वेंट होएगा लिक्विड में। ठीक है, हम लिक्विड के अंदर हम सॉलिड भी डाल सकते हैं, लिक्विड के अंदर सॉलिड भी डाल सकते हैं, लिक्विड के अंदर लिक्विड भी डाल सकते हैं और लिक्विड के अंदर गैस भी डाल सकते हैं। अगर हमें गैस को लिक्विड, अच्छा मैंने दो एग्जांपल छोड़ दिए हैं, मैं पहले उनकी ही बात कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर समझे लिक्विड इन गैस की बात करें तो देखो यहाँ पर एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन। क्लोरोफॉर्म को हम क्या मानते हैं, हमारा एक क्या है, एक एनेस्थेटिक एजेंट है। एनेस्थेटिक का मतलब होता है जो बेहोश करने के काम में आता है। ठीक है, एनेस्थीसिया के काम में यूज किया जाता है, उसे लिक्विड फॉर्म में रहता है। और नाइट्रोजन को हम अगर गैस फॉर्म में लेते हैं तो जब हम इनको मिक्स करेंगे जो यहाँ पर सोल्यूशन बन के मिलेगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा एक तरह का गैसियस सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट सॉलिड इन गैस। अगर हम कैम्फर, कैम्फर मतलब कपूर, कपूर को हम क्या कर दें, नाइट्रोजन में अगर ऐड कर दें तो हमारा जो भी सॉल्यूशन यहाँ पर बनने वाला है वो कैसा हो जाएगा, वो हमारा गैसियस सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, चलें आगे, चलें आगे। ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें तो हमने जैसे आपको बताया कि सॉल्वेंट हमें लिक्विड चाहिए होगा जिसके अंदर हम सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही चीजों को ऐड कर सकते हैं। पहली बात करें तो गैस इन लिक्विड, हमारे पास वाटर है और उसमें ऑक्सीजन गैस हमें डिजोल्व करनी है। तो आप जानते हो कि जो H2O है, H2O है, इसमें डिजोल्व फॉर्म में, डिजोल्व फॉर्म में क्या होती है, डिजोल्व फॉर्म ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है, इटसेल्फ रहती है। इसी की वजह से जो एक्वाटिक एनिमल है, एक्वाटिक एनिमल है, ये क्या करते हैं, ये अपना सर्वाइवल देखते हैं। हमें तो एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली मिल जाती है, हमें क्या मिल जाती है, हमें डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से मिल जाती है कि हम एटमॉस्फेयर में जो भी प्रेजेंट है गैस उसे ऑक्सीजन को हम इनहेल कर लेते हैं फ्री फॉर्म में। लेकिन इनको एक्वाटिक वालों को किसमें मिलती है, डिजोल्व फॉर्म में। तो आगे एक क्वेश्चन भी बनता है हेनरी लॉ के बाद कि जनरली जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है, जो एक्वाटिक एनिमल है, उनका रिस्पिरेटरी जो रिस्पिरेशन का रेट है वो डिफर डिफर क्यों है, अलग अलग क्यों है। तो उसका ये रीजन है कि यहाँ पर डिजोल्व फॉर्म में प्रेजेंट है और हमें फ्री फॉर्म में मिलती है तो हम आसानी से इनहेल कर लेते हैं। जो आपके एक्वाटिक एनिमल हैं उनको डिजोल्व फॉर्म से ऑक्सीजन को क्या करना पड़ता है, बाहर निकालना पड़ता है और तब जाकर वो बन पाता है। क्लियर है, आगे चले। अगला है सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन में फिर से वही कहानी, सॉल्वेंट हमें क्या चाहिए होगा, सॉल्वेंट हमें चाहिए होगा, सॉल्वेंट हमें चाहिए होगा सॉलिड। उससे भी पहले ये दो पढ़ लेते हैं। लिक्विड को लिक्विड में अगर डिजोल्व कर दे
तो लिक्विड और लिक्विड को इथेनॉल और वाटर एग्जाम्पल ले सकते हैं। इथेनॉल जिसे आप जानते हो दारू पानी पीते हैं, वही कहानी है। इथेनॉल को वाटर में डिजोल्व करेंगे, वाटर ज्यादा होगा, इथेनॉल कम होगा, तो यहाँ पर लिक्विड लिक्विड का सोल्यूशन बन जाएगा। और सॉलिड लिक्विड लेना है तो नॉर्मली आप इस टाइम पे गर्मी देख ही रहे हो, तो ग्लूकोज को जब आप वाटर में क्या करते हो, डिजोल्व करते हो, तब जो सोल्यूशन बनता है वो आपका लिक्विड सोल्यूशन क्या बनता है। सॉलिड सोल्यूशन में देखो, गैस इन सॉलिड, अगर हम किसी सॉलिड में गैस को डिपॉजिट करना चाहें तो हमने बहुत सारे रिएजेंट पढ़ रखे थे, H2+Pd, H2+Pt। तो ये जनरली करते क्या है, इन रिएजेंट्स में हम पैलेडियम और प्लेटिनम मेटल की सरफेस पे हाइड्रोजन गैस को डिपॉजिट करवा देते हैं डिपोजिशन प्रोसेस से। तो जो सॉल्यूशन बनता है वो सॉलिड सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट है लिक्विड इन सॉलिड। अगर लिक्विड को सॉलिड की बात करें तो मरकरी हमारा इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल बनने वाला है। मरकरी की कहानी क्या है, मरकरी ओनली मेटल है रूम टेम्परेचर पे, ओनली मेटल रूम टेम्परेचर पे जो किसमें होती है, लिक्विड में होती है। बाकी सारी मेटल्स किसमें होती है, सॉलिड में। तो ये एक अकेली लिक्विड मेटल है, इसलिए इसमें जब हम सोडियम डालेंगे तो जब भी प्यारे बच्चों Na और Hg आपस में मिलते हैं तो ये जो सोल्यूशन होता है इसे कहते हैं अमलगम। क्या कहते हैं, अमलगम। तो क्योंकि ये अमलगम सोडियम मेटल से बना हुआ है, किससे बना हुआ है, सोडियम मेटल से बना हुआ है, तो इसको कहेंगे क्या, सोडियम अमलगम। क्या कह देंगे, सोडियम अमलगम। इस चीज को आप यहाँ पर ध्यान से समझ के चलेंगे। चलें आगे। अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट अगर चलें तो नेक्स्ट यहाँ पर है हमारे पास कि जो सोल्यूशन बना, सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे उसको हम देख सकते हैं कि इसके अंदर सोल्यूट का अमाउंट कितना है और सॉल्वेंट का अमाउंट कितना है। इसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन टर्म। यहाँ पर हमें समझाना है वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन टर्म। तो कंसंट्रेशन टर्म ना प्यारे बच्चों दो तरह की होती है, एक होती है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और एक होती है जो टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होती है। टेम्परेचर पे डिपेंड करने का मतलब कि अगर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू चेंज हो जाएंगी, और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट का मतलब टेम्परेचर से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास इसको हम समझ सकते हैं, एक होती है हमारे पास क्या, एक होती है हमारे पास वॉल्यूम रिलेटेड टर्म, वॉल्यूम रिलेटेड टर्म, और एक होती है हमारे पास मास रिलेटेड टर्म, मास रिलेटेड टर्म। ठीक है, आइए देखें। अगर हम वॉल्यूम रिलेटेड टर्म की बात करें तो हमारे पास में जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर पे सीधा डिपेंड करता है। अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो जो वॉल्यूम होगा वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, चेंज होकर के दिखता है। तो कितना चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, उसकी बात हमें यहाँ पे करनी है। जिसमें हम पहला देखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज को वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज के नाम से भी आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ऑब्वियसली मास को वॉल्यूम के साथ में देख करके हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। ये सबसे फेमस टर्म रही। मोलैरिटी, जिसको हम कैपिटल एम से बनाते हैं, नॉर्मेलिटी कैपिटल एन से बनाते हैं। मास परसेंटेज इसका मतलब है मास बाय मास, मास बाय मास या वेट बाय वेट परसेंटेज आपने पढ़ा था। मोल फ्रैक्शन, बिल्कुल एक्स पढ़ा था आपने, मोल फ्रैक्शन एक्स पढ़ा था, एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, मोलैलिटी स्मॉल एम, मोलैरिटी के बाद मोलैलिटी होती है, दोनों का आपस में बहुत रिलेशन पूछा जाता है। पीपीएम जिसे हम पार्टिकल यूनियन कहते हैं। आइए एक एक करके चीजों को समझते हैं। अगर हम सबसे पहले मास परसेंटेज की बात करें तो आपको कुछ नहीं करना। लेट सपोज एक क्लास है जिसमें 10 लोग हैं, एक क्लास है जिसमें 10 लोग हैं, 10 लोग में जो है दो लोग क्या है, बॉयज हैं, टू बॉयज हैं, और आपकी रेस्ट ऑफ 8 क्या है, गर्ल्स हैं। रेस्ट ऑफ 8 क्या है, गर्ल्स हैं। अगर आपसे कहा जाए कि आप बताओ परसेंटेज ऑफ बॉयज कितना है, तो आप करोगे क्या, नंबर ऑफ बॉय लिख दोगे, नंबर ऑफ बॉय डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल मेंबर या टोटल स्टूडेंट, मल्टीप्लाई में क्या, 100। यही करोगे और आपको परसेंटेज मिल जाएगी। सेम आपको करना है कि अगर आपने सोल्यूशन बनाया है तो सोल्यूशन में दो चीजें होंगी, मैं लिख के बता देता हूँ। सोल्यूशन में कितनी चीजें होंगी, दो चीजें होंगी, एक होगा सोल्यूट और एक होगा सोलवेंट। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में आपको क्या करनी पड़ेगी, परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। जैसे आपने कहा हमारे पास में एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सोल्यूट। अगर इन दोनों की बात करें तो इनकी परसेंटेज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, लेट सपोज अगर इसके इसके एक्स एक्स ग्राम मिल गए और इसके वाई ग्राम मिल गए और दोनों का ऐड कितना हो गया, जेड ग्राम। मैंने मान लिया, रैंडम मान लिया, एक्स ग्राम वाई ग्राम जेड ग्राम। तो अगर मुझे परसेंटेज ऑफ सोल्यूट निकालनी पड़े तो क्या करूंगा, मैं रख दूंगा क्या, पहले तो जो वेट जो अमाउंट होगा सोल्यूट का वाई है, टोटल कितना है जेड है, और मल्टीप्लाई किससे, 100 से। सिंपल है, वही यहाँ पर लगाया। देखो मास परसेंटेज के लिए, मास परसेंटेज के लिए मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन में कंपोनेंट कितना प्रेजेंट है,
डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का कितना मास है, और ये मल्टीप्लाई में क्या है, 100 है, मल्टीप्लाई में 100 है। तो मास परसेंटेज इज द वेट ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट पर 100 यूनिट ऑफ द सॉल्यूशन। 100 यूनिट में हम कंपेयर करके चलेंगे तो हमें बड़ा आसान होगा, बड़ा आसानी से हम उसका कैलकुलेशन भी निकाल सकते हैं। है क्या, सोल्यूट का वेट है, मास परसेंटेज क्या है, मास परसेंटेज वेट का सोल्यूट है। एग्जाम्पल के लिए देखो, एग्जाम्पल के लिए क्या है यहाँ पे, जैसे कह रहा है 10% ऑफ ग्लूकोज इन वाटर मीन्स 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। भाई 10% ग्लूकोज किसमें है, वाटर में। 10% अगर ग्लूकोज का है तो बाकी 90% किसका होगा, वाटर का होगा। और 90 और प्लस 10 अगर दोनों आपने ऐड करके कितना हो गया बेटा, 100 हो गया। तो 100% में आपने परसेंटेज बता दी कि कितनी परसेंटेज होगी, राइट। अगला है मास बाय वॉल्यूम। आप देख ही रहे हो मास का किससे देखना है, वॉल्यूम से। तो फॉर्मूला बन जाएगा मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इनटू 100। जैसे एग्जांपल दिया है कि 23% वेट बाय वॉल्यूम ग्लूकोज सॉल्यूशन मींस 23 ग्राम ग्लूकोज किसमें है, 100 ml वाटर में है। हम सब चीज को 100 पार्ट्स में ही देखेंगे, 100 पार्ट्स में देखेंगे सबसे आसान रहेगा। वहीं पीपीएम की बात करें तो पीपीएम क्या है, पीपीएम है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट। नंबर ऑफ पार्ट्स का को यहाँ पर जनरली क्या कह देंगे, मास ऑफ सोल्यूट किसमें ले लेंगे, ग्राम में। डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन यानी टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। मल्टीप्लाई में ध्यान देना 10 पावर 6 करना है। मल्टीप्लाई में क्या करना है प्यारे बच्चों, 10 पावर 6 करना। अगर बिलियन होता तो 10 पावर 9 कर देते, ठीक है, 10 पावर 9 कर देते। ये कहानी है मोल फ्रैक्शन की, ठीक है। आओ समझते हैं मोल फ्रैक्शन को। तो मैं मोल फ्रैक्शन को ना मैं खुद समझा देता हूँ, ठीक है। आओ समझ लेते हैं, इसको हटा देते हैं हम, डिलीट, डिलीट। ये इसको देखते हैं हम कैसे करेंगे, ठीक है। लेट सपोज आपके पास में मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है, मोल फ्रैक्शन। तो जनरली जो मोल फ्रैक्शन होता है ना, मोल फ्रैक्शन ना रेशियो होता है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, रेशियो होता है। किसका होता है, तो मोल फ्रैक्शन रेशियो होता है। लेट सपोज हम सॉल्वेंट और सोल्यूट की बात करें, तो अगर मैं ए लिखूंगा तो ए का मतलब होगा प्यारे बच्चों सॉल्वेंट, क्या होगा, सॉल्वेंट। और अगर मैं बी लिखूंगा तो उसका मतलब होगा सॉल्यूट। तो अगर मैं मान लो किसी के लिए भी मोल फ्रैक्शन लिख रहा हूँ, तो मोल फ्रैक्शन जनरली क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल है उसकी बात। अगर मान लो हम बात कर लेते हैं किसकी, सॉल्यूट की या सॉल्वेंट की, तो हमने कहा अगर मैं सॉल्वेंट रखूंगा फॉर सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, सॉल्वेंट के लिए लिखना पड़ेगा एक्स और ए। एक्स इज द मोल फ्रैक्शन, ए फॉर सॉल्वेंट। अगर इसके लिए बात करेंगे एन फॉर नंबर ऑफ मोल्स, इफ, एक सेकेंड, एन फॉर नंबर ऑफ मोल्स, ए क्या है फॉर सॉल्वेंट, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स होंगे क्या, भाई सॉल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और सॉल्यूशन में है क्या, सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या कर दोगे आप, ऐड कर दोगे। तो यहाँ जब आप रिप्लेस करोगे तो आपको मिलेगा Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। और वहीं अगर आप XB निकालोगे तो XB क्या आ जाएगा, NB डिवाइडेड बाय N टोटल। यानी कि वापस से क्या, NB डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। अगर हम सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन को सम कर दें, मतलब XA और XB को ऐड कर दें तो क्या होगा, जब XA और XB को ऐड करेंगे तो Na बाय N टोटल प्लस NB बाय N टोटल, दोनों में एंटी एंटी कॉमन है, एंटी नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा Na प्लस NB। और अभी अभी देखा है Na और NB का मतलब क्या, एन टोटल। तो जब आप ऐसा करेंगे तो एन टोटल डिवाइडेड बाय एन टोटल आ जाएगा, कितना बचेगा 1। तो जो आप एक्स ए प्लस एक्स बी देखोगे ना, एक्स ए प्लस एक्स बी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो मोल फ्रैक्शन जो सोल्यूशन के लिए होता है वो हमेशा ही 1 होता है। और 1 के रिस्पेक्ट में आप दूसरी चीजों को ऐड कर सकते हैं। लेट सपोज जैसे मान लो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 पता है, अब हमें एक्स ए की वैल्यू पता करनी है और एक्स बी की वैल्यू हमें पता है, तो हम एक्स बी को 1 में से माइनस कर देंगे। यही काम हम एक्स बी निकालते टाइम कर सकते हैं कि 1 में से एक्स ए को क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। तो जो मोल फ्रैक्शन वाला टर्म है वो यहाँ पर मैंने सॉर्ट आउट कर दिया। मोलैरिटी की बात करें तो मोलैरिटी जनरली होती क्या है, तो मोलैरिटी को देखो डिफाइन किया गया है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल सोल्यूट के हैं, दैट इज द मोलैरिटी, दैट इज द मोलैरिटी। और मोलैरिटी को कैपिटल एम से दिखाते हैं, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को एनबी से दिखाएंगे,
और टोटल वॉल्यूम को V से दिखाएंगे जो किसमें होगा, लीटर में होगा। तो फॉर्मूला बन गया मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। अगर लीटर में नहीं दिया तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, एनबी का मल्टीप्लाई करा सकते हैं 1000 से, और नीचे वॉल्यूम को किस में रख सकते हैं, एमएल पे रख सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स। जैसे मान लो सोल्यूट का चाहिए तो आपको क्या करना है, वेट सोल्यूट का रखना है और नीचे मोलर मास भी सोल्यूट का रख लेना है। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा, जिससे आप आसानी से इस चीज को क्या कर सकते हो, यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। तो अगर इसी को इस फॉर्मूले में एलिमिनेट करते तो इसी फॉर्मूले में एलिमिनेट करने के बाद हमारे पास फॉर्मूला बनता है मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगते हैं तो बन जाता है वेट ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और इनटू में वॉल्यूम किसमें हो जाता, एमएल में। सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर मोलैरिटी। यूनिट क्या होगी, यूनिट क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट होती है मोल्स, ठीक है, और वॉल्यूम किसमें है, लीटर में। तो यहाँ पर यूनिट बन गई मोल पर लीटर, किसके लिए, मोलैरिटी के लिए, ठीक है। वॉल्यूम से रिलेटेड टर्म है, वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। इसकी एक जुड़वा बहन है, जुड़वा भाई कह लो, जिसे हम क्या कहेंगे यहाँ पे, मोलैलिटी के नाम से जानेंगे। तो मोलैलिटी होती क्या है, मोलैलिटी है क्या, देखो एक ऐसी टर्म है ये जिसमें हम सॉल्वेंट का यूज करते हैं। सबसे पहले अगर हम मोलैरिटी की बात करते तो मोलैरिटी किससे डिपेंड कर रही थी, वॉल्यूम से। अभी यहाँ पर हमें सॉल्वेंट दिख लेना है, मतलब क्या हो जाएगा कि मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी वेट ऑफ सॉल्यूशन। W मतलब वेट, ए मतलब सॉल्यूशन, सॉरी सॉल्वेंट। तो लिखा भी है इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी 1 केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, दैट इज द मोलैलिटी, जिसको आपको यहाँ निकालना है। आप सॉल्व करेंगे, इसी फॉर्मूले को रिप्लेस करेंगे तो मोलैलिटी इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। यूनिट निकालें तो नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट होगी मोल, और प्रेजेंट किस में है, पर केजी में। तो मोल पर केजी जो यूनिट होती है प्यारे बच्चों, ये किसकी होती है, मोलैलिटी की होती है, जो आपको याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट है यहाँ पे वॉल्यूम परसेंटेज। अगर वॉल्यूम परसेंटेज की बात करें तो वॉल्यूम परसेंटेज में वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये पहुंच गया इनटू में क्या, 100, ये पहुंच गया इनटू में 100। तो वॉल्यूम परसेंटेज का जनरल फार्मूला निकाला है वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, ठीक है। आपको जो जो फॉर्मूला यहाँ पे ठीक लगे उसको आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर लिखा भी गया है कि 10 ग्राम ऑफ इथेनॉल सोल्यूशन इन वाटर मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि 10 ml है क्या एथेनॉल, इसके अंदर 90 ml ऑफ वाटर के अंदर, क्योंकि 100% अगर मानेंगे, जैसे कह दिया 100% क्या है, सोल्यूशन है, और उसमें से अगर 10 ml या 10% आपका क्या है, एथेनॉल है या HCl है, बचा हुआ 90% क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। अब 100% का 10% कितना होगा, 100 का 10% 10 होगा। तो अगर 10 ml HCl है तो किसमें होगा, बचे हुए 90 ml ऑफ वाटर में होगा, जिससे आप इस तरह की परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आगे चले तो जो टर्म बनती है वो बनती है सॉल्युबिलिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी समझ में नहीं आएगी तो आगे जो आने वाले लॉ है हेनरी लॉ, वो आपको थोड़े से कम समझ में आएंगे, लेकिन कम समझ में आएंगे, ठीक है। मैं हूं, मैं समझा दूंगा, मैं हूं यहाँ पर, मैं समझा दूंगा। यहाँ देखो क्या है, कह रहा है सॉल्युबिलिटी होती क्या है। देखो मैं थोड़ी सी कहानी सुना देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा जब भी शादी होती है या कोई फंक्शन होता है तो आपके घर में ना हलवाई लगता है। हलवाई आता है, वो एक कढ़ाई रखता है, इस कढ़ाई में क्या करता है, ये कढ़ाई लेता है, इसमें क्या डालता है, थोड़ा सा वाटर रखता है, थोड़ा सा क्या रखता है, इसमें वाटर डालता है, और वाटर के ऊपर से इसमें क्या डालने लगता है, शुगर डालने लगता है, ठीक है। और शुगर डालते डालते ये शुगर को डिजोल्व करने लगता है। एक टाइम आता है शुगर डिजोल्व होना बंद हो जाती है, क्या करता है, फिर उसे उठाता है, गैस बर्नर के ऊपर रखता है और उसे हीट करता है और धीरे धीरे मिक्स करता है। कहने का मतलब था जब वो पहले मिक्स करना बंद हो गया था तब वो उसका सैचुरेशन था, मतलब वो सैचुरेटेड हो गया था। और अगर कोई चीज सैचुरेटेड हो गई है तो उसमें उसकी सॉल्युबिलिटी जो देखी जाती है वो मैक्सिमम देखी जाती है। मतलब वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डिजोल्व होता है, उसे हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। सिंपल भाषा है। देखो solubility of a substance it is the maximum amount that can be dissolved in a specific amount of solvent at a specified temperature। एक फिक्स टेम्परेचर पे जितना अमाउंट डिजोल्व हो जा रहा है उसे क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सॉल्युबिलिटी कह रहे हैं। सॉल्युबिलिटी ना 3 फैक्टरों पे डिपेंड करती है।
नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब मान लो हमने सोल्यूट और सॉल्वेंट लिया, वो दोनों आपस में मेल नहीं खाते मतलब जैसे पोलर पोलर नहीं है, नॉन पोलर नहीं है, एक का अलग बिहेवियर, एक का अलग बिहेवियर है, एक डिजोल्व होने की प्रॉपर्टी ही नहीं रख रहा, तो डिजोल्व होगा कैसे ऐसे केस में। दूसरा टेम्परेचर, अभी मैंने बताया ना, इसको जैसे ही गैस बर्नर के ऊपर रखा ये डिजोल्व होना चालू हो गया, मतलब हमने टेम्परेचर बढ़ाया, सॉल्विटी बढ़ गई। प्रेशर, ये भी एक यहाँ पर फैक्टर हो सकता है। यहाँ लिखा हुआ है पोलर सॉल्वेंट डिजोल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सोल्यूट डिजोल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सोल्यूट डिजोल्व्स इन नॉन पोलर। लेट सपोज अगर एग्जांपल समझे, अगर हमारे पास HCl है और हमें इसको दो जगह डिजोल्व करवाना है, एक तो हमें इसको वाटर में डिजोल्व कराना है और एक इसे C6H6 जिसे आप क्या कहते हो बच्चों, बेंजीन कहते हैं, बेंजीन में वाटर में डिजोल्व करना, बेंजीन में डिजोल्व करना। तो ये किसके अंदर डिजोल्व होगी, अगर इस बात से क्वेश्चन यहाँ पर बने तो आप क्या कहोगे कि जो HCl है इस पे पार्शियल प्लस और पार्शियल नेगेटिव आता है, पार्शियल प्लस और पार्शियल नेगेटिव आता है क्योंकि इनके बीच में डाइपोल है, और डाइपोल जो होता है वो कैसा होता है बच्चों, पोलर होता है। और वाटर के अंदर भी डाइपोल होता है, तो ये भी कैसा होता है, पोलर होता है। तो जो HCl है वो वाटर के अंदर तो आसानी से डिजोल्व हो जाएगी, लेकिन बेंजीन के अंदर डिजोल्व नहीं होगी, क्योंकि बेंजीन का बिहेवियर कैसा होता है, नॉन पोलर होता है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग एक जैसी मानी गई है, उसमें कोई अलग नहीं है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये बात यहाँ ध्यान देंगे। अगर बेंजीन में किसी चीज को डिजोल्व करना है तो बेंजीन जैसे ही चीज, जैसे नेप्थलीन है, उसे डिजोल्व कर सकते हैं, लेकिन नेप्थलीन वाटर में डिजोल्व नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लाइक है, लाइक डिजोल्व्स लाइक, जो जैसा है वो वैसे में ही क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। उसके लिए अलग से आपको कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। सॉल्यूट अगर सॉल्वेंट है, सॉल्यूट अगर वगैरह सॉल्वेंट, सॉल्यूट अगर पोलर है तो उसे पोलर सॉल्वेंट चाहिए जिसके अंदर आप उसे डिजोल्व कर सकते हैं। क्लियर है, चलें आगे। अगला है यहाँ पे कि जनरली जो सॉल्विटी होती है उसका कुछ फैक्टर्स पे और इफेक्ट पड़ता है, कैसे पड़ेगा, कह रहा इफ द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। डिसोल्यूशन का मतलब होता है जैसे ही आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं उसका अमाउंट धीरे धीरे क्या होता है, डिसॉल्व होने लगता है, उसे डिसोल्यूशन कहते हैं। अगर वो डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, एंडो का मतलब हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। तो अगर हीट एब्जॉर्ब होगी तो जो हम टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो टेम्परेचर देंगे उसकी वजह से वो टेम्परेचर उसको यूजफुल में रहेगा, यूजफुल में रहेगा मतलब उसके पार्टिकल्स को दूर दूर ले जाएगा, और ऐसे केस में कहेंगे तो जो सॉल्बिलिटी होगी बढ़ जाएगी। कब बढ़ेगी, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे। लेकिन अगर यही कहानी किसकी रही, एक्जोथर्मिक की, तो एक्जोथर्मिक के केस में जनरली क्या होता है कि जो सॉल्बिलिटी होती है बच्चों वो डिक्रीज होती है, वो इंक्रीज नहीं होती, वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, क्यों, क्योंकि एक्जोथर्मिक का मतलब होता है हीट रिलीज करना, एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट रिलीज करना। अगर हीट रिलीज हो जाएगी तो जो हमने टेम्परेचर दिया था ताकि वो मॉलिक्यूल दूर जाए वो नहीं जाएंगे और हमारी सॉल्बिलिटी डिक्रीज नहीं होगी। प्रेशर का इसमें कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं है क्योंकि हम जनरली सॉलिड को लिक्विड के अंदर क्या करते हैं, डिजोल्व करते हैं। तो ऐसे केस में यहाँ पर चीजें जो है वो मिक्स ज्यादा नहीं हो पाएंगी, मतलब प्रेशर करने से कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। प्रेशर करने से होता क्या है, जो मॉलिक्यूल दूर दूर रहते हैं उनको पास पास लाने का काम किसका काम होता है, प्रेशर का। सॉलिड के केस में वो ऑलरेडी क्या है, बहुत पास है, तो अलग से यहाँ पर देखने को कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे चले। आगे है हमारा हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ क्या कहता है, आओ समझते हैं। अगर हेनरी लॉ की बात करें तो हेनरी लॉ स्टेट्स दैट at constant temperature the solubility of a gas in liquid is directly proportional to the pressure of the gas। कह रहा है अगर आप एक गैस की सॉल्बिलिटी लिक्विड में बढ़ाना चाहते हो तो सबसे बड़ी बात यही है कि जैसे मान लो ये कंटेनर है, इसको क्लोज क्लोज कंटेनर कह देते हैं, इसके अंदर यहाँ तक मान लो क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, दिस इज लिक्विड, ठीक है, दिस इज लिक्विड। और इसके ऊपर यहाँ पर क्या है, यहाँ पे टहल रही है गैस, ये क्या टहल रही है, गैस। अगर हम चाहते हैं कि गैस इस लिक्विड के अंदर चली जाए तो पहली बात तो गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर है, जब गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर है तो वो दूर दूर रहेंगे ही, पास में आएंगे नहीं, लिक्विड के अंदर जाएंगे नहीं। तो इसके लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ऊपर से इसमें हाई प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे गैस के जो पार्टिकल दूर दूर है ना, दूर दूर वो पास आते जाएंगे और आते 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 क्या जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो अगर वो आते आते मिक्स हो जा रहे हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जितना प्रेशर आप बढ़ाओगे उतना यहाँ पर गैस क्या हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी। तो हेनरी लॉ ने जस्ट सीधा सीधा एग्जाम्पल दे दिया कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्बिलिटी के। अगर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्बिलिटी के तो यहाँ पर P इज इक्वल टू के एच इंटू क्या आ जाता है, एस आ जाता है। लेकिन हर बार हम सॉल्बिलिटी का फैक्टर यहाँ नहीं देख सकते, तो सॉल्बिलिटी चेक करने के लिए एक दूसरा फैक्टर आया कि जो स्टेट करता है वो क्या है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन।
मतलब अगर यहाँ पर जो वेपर फेज में जो यहाँ पर प्रेशर है गैस का, वो उस गैस के मोल फ्रैक्शन पे ही डिपेंड करेगा। दैट मीन्स P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। एक्स किसका है, ये एक्स फॉर गैस, यहाँ पर ये गैस का क्या है, मोल फ्रैक्शन है। और एच क्या है, के एच क्या है, यहाँ पे हेनरीज लॉ कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू अलग अलग चीजों पे होती है। जैसे अगर ग्राफ से रिलेट करें तो आपने कहा P अगर इंक्रीज करेंगे तो मोल फ्रैक्शन इंक्रीज हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ले लें इस एक्सिस में और एक्सिस में प्रेशर ले लें, तो प्रेशर बढ़ाएंगे और गैस के मोल फ्रैक्शन बढ़ाएं, तो जो इसकी ये जो सॉल्बिलिटी वाला फैक्टर है, सॉल्बिलिटी वाला फैक्टर है, वो क्या हो जाएगा, एक शार्प इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, ग्राफ है जनरली किसका, हेनरी लॉ का। तो आइए बात करते हैं एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉज की बात करें तो तीन यहाँ पर बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे एप्लीकेशन है। सबसे पहले सॉफ्ट ड्रिंक्स, एक सेकेंड, सबसे पहले किसका है, तो सबसे पहले ये सॉफ्ट ड्रिंक्स का है। दूसरा है बेंट्स एंड स्कूबा डाइवर्स और एनोक्सिया। इन तीनों को बड़े प्यार से समझा देता हूँ, आओ समझते हैं। जैसे मान लो सॉफ्ट ड्रिंक्स है, तो आपने सबने क्या करा होगा, सॉफ्ट ड्रिंक्स पी होंगी। सॉफ्ट ड्रिंक का यहाँ मतलब है कोल्ड ड्रिंक्स। आप जब कोल्ड ड्रिंक देखते हो तो कोल्ड ड्रिंक्स में होता क्या है, जैसे मान लो इसे पूछ करो ये कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, तो ये यहाँ पर क्या रहती है, ऐसा बंद रहती है, ठीक है, ऐसा बंद रहती है। अगर क्या करते हो, अगर इसको आप डायरेक्टली लाते हो और लाने के बाद इसे गिरा देते हो या सेक कर देते हो, तो इसके अंदर जो मिक्सचर है वो आपस में मिक्स हो जाता है। पर जैसे ही आप इसके ढक्कन को ऐसे धीरे से खोलते हो, तो एक फिस की आवाज निकलती है और पूरा का पूरा कोल्ड ड्रिंक बाहर निकल जाता है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि देखो कोल्ड ड्रिंक्स को ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट उसको पैक किया और दे दिया आपको पीने को, उसको रखना पड़ता है, प्रिजर्व करना पड़ता है, 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, साल भर उसको क्या करना पड़ता है, एक्सपोर्ट करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह, फैक्ट्री से लेकर के शॉप तक, शॉप से लेकर आपके घर तक। तो ऐसे टाइम पे आपने जो कोल्ड ड्रिंक वहां पे भरी हुई है उसको प्रिजर्व रखना बड़ा जरूरी है। प्रिजर्व रखने के लिए, उसे बचा के रखने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, CO2 गैस मिक्स करते हैं। तो मैंने पहले ही बताया कि गैस को अगर लिक्विड के अंदर मिक्स करना है तो आपको हाई प्रेशर में सील करना पड़ेगा। तो जनरली जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इनकी बॉटल्स को, सोडा वाटर्स को हाई प्रेशर के साथ में CO2 गैस को फिल करते हैं, ताकि वो जो गैस है वो उसके अंदर मिक्स रहे। ठीक है, तो पहला एप्लीकेशन है प्रिजर्व रखने के लिए, गैस को डिजोल्व करना आने के लिए हमने क्या कहा, प्रेशर बढ़ाया। किसने बताया, हेनरी ने बताया कि प्रेशर बढ़ाने से होता है। दूसरा, ये कहानी जो लिखी हुई है स्कूबा डाइवर्स की, इनकी बात करते हैं। तो स्कूबा डाइवर्स वो है जो पानी के नीचे जाते हैं, गोताखोर कह सकते हैं, गोताखोर कह सकते हैं। जैसे मान लो ये क्या है, ये समुंदर है, ये समंदर है और इसके अंदर यहाँ से गोताखोर को नीचे जाना है। तो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा। जैसे मान लो आपके पास में एक बॉटल है, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, बॉटल है, इस बॉटल में क्या करा आपने, इसको कैप लगा दी और इसके अंदर क्या कर दिया, वाटर फिल कर दिया, सब जगह वाटर फिल। अगर आप यहाँ से होल्स करेंगे तो आपने ये पढ़ा होगा ना कि जितना आप ऊपर रहेंगे, ऊपर वाले जेट को देखेंगे तो स्लो होगा, अगला वाला थोड़ा दूर, अगला वाला थोड़ा दूर और अगले वाला, मतलब जो सबसे बॉटम में होगा उसका जेट बहुत दूर तक जा रहा होगा। इसका मतलब क्या था कि जैसे जैसे लिक्विड में हम डेप्थ में जाते हैं प्रेशर बढ़ता है, लिक्विड में डेप्थ में जाते हैं प्रेशर बढ़ता है। जब स्कूबा डाइवर पानी के नीचे जा रहे होंगे ना, समुद्र के नीचे, तो ऊपर से जब पानी का अमाउंट उनके ऊपर बढ़ता चला जाएगा तो वो प्रेशर क्रिएट करेंगे, और प्रेशर क्रिएट होने से क्या होगा, जो ऑक्सीजन सिलेंडर वो लेके गए थे उससे जो गैस अपने अंदर डिजोल्व कर रहे होंगे वो ज्यादा अमाउंट में डिजोल्व होगी। अब जब ज्यादा अमाउंट में डिजोल्व होगी और फिर उन्हें ऊपर भी आना है, तो जब वो वापस से ऊपर आएंगे, धीरे धीरे वाटर लेवल उनके ऊपर से कम होता जाएगा, मतलब धीरे धीरे प्रेशर डिक्रीज हो गया। अब जो उनके ब्लड वेसल्स में, उनके ऑर्गन्स में जो ऑक्सीजन घुल गई थी, वो वापस से क्या हो जाएगी, बाहर निकलेगी। जब बाहर निकलेगी तो बबल्स बनेंगे, बबल्स बनेंगे तो उन्हें क्या हो जाएंगे, बेंड्स पड़ेंगे। तो उन बेंड्स से बचने के लिए जो स्कूबा डाइवर्स हैं वो डाइल्यूटेड फॉर्म में क्या करते हैं, डाइल्यूटेड सिलेंडर, डाइल्यूटेड ऑक्सीजन यूज करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, O2 रहता है, N2 रहता है और हीलियम गैस रहती है, जिसको हम साथ में मिक्स करते हैं। अब डाइल्यूट होने से क्या होता है, जो ज्यादा अमाउंट डिजोल्व हो रहा था वो नहीं होता, और जब हम बाहर निकल के आते हैं तो हमें जो बेंड्स पड़ते हैं या चक्कर आते हैं, जी मचलाता है, बेहोशी सी आ जाती है, ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलती। क्लियर हो गई इतनी बात। आओ अब अगली अगली बात करते हैं जो कि है एनॉक्सिया। एनॉक्सिया क्या है, अब देखो पहाड़ों में चढ़ना है, आ जाओ पहाड़ों में दूर ले चलते हैं। तो जब पहाड़ों पे आप दूर जाते हो, तब आप देखते हो कि ऊपर जाते 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 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने से होगा क्या, कि वहां पे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगी। अब आप जो इनहेल कर रहे होगे ना ऑक्सीजन, वो उतनी पूरी तरह से डिजोल्व नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या है, लो कंसंट्रेशन इन ब्लड ऑफ द माउंटेनर्स और पीपल लिविंग इन द हाई एल्टीट्यूड। इसलिए उनके जो ब्लड सेल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनके अंदर जो ऑक्सीजन का अमाउंट है वो कम रहता है। और ऐसे केस में उन्हें, उनका जो दिमाग है, ब्रेन फंक्शनिंग है, वो ठीक से नहीं हो पाती, उन्हें मितली आने लगती है, चक्कर आने लगते हैं। तो इसे हम इस डिसीज को, इस बीमारी को क्या कहेंगे, एनॉक्सिया कहेंगे। ऐसे फॉर्म, ऐसे केस के लिए हम वहां क्या लेके जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं,
तब जाके वहां कोई काम नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ आता है, राउल्स लॉ। हेनरी लॉ के बाद राउल्स लॉ, राउल्स ने कुछ बातें करी, यहाँ पे कुछ चीजें समझाई। क्या चीजें हैं आइए देख लेते हैं इसको भी, कि राउल्स लॉ में क्या समझाया। देखो हेनरी ने क्या कहा, तो हेनरी ने कहा कि आप गैस कितनी डिजोल्व हो रही है उसकी बात कर सकते हैं। राउल्स ने क्या कहा कि आप दोनों कंपोनेंट की बात कर सकते हैं, सॉल्यूट की भी और सॉल्वेंट की। एक कहानी है वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल लिक्विड्स की, जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है, अगर आप देख पाओगे, ये लिखा है वोलाटाइल लिक्विड्स। क्या मतलब है इसका, तो वोलाटाइल लिक्विड्स का मतलब है जिसकी आसानी से, इजिली, जिनकी क्या हो जाए, इजिली वेपराइज्ड हो जाए, इनका इजिली वेपर बन जाए, जो आसानी से वेपर में चले जाए। आपने देखा होगा ना, पेट्रोल हाथ में गिरते ही उड़ जाता है, सैनिटाइजर आपने हाथ में लगाया थोड़ी देर में उड़ जाता है, तो उनका वोलेटिलिटी ज्यादा है, वो ज्यादा आसानी से वोलाटाइल हो जाते हैं, आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। दूसरे हाथ में नॉन वोलाटाइल कैसे कहेंगे, ऐसे लिक्विड्स जिनका जिनका वेपर आसानी से बनना पॉसिबल नहीं होगा, उन्हें हम क्या कह देंगे, उन्हें हम कह देंगे कि भैया ये कैसे हैं, ये नॉन वोलाटाइल है, मतलब आसानी से इनकी वेपर नहीं बनती। तो अब हमारे पास दो केस बन गए, एक ऐसा लिक्विड है जिसकी आसानी से वेपर बन सकती है, दूसरा ऐसा लिक्विड है जिसकी वेपर नहीं बनेगी। ऐसे केस में अलग अलग मोल फ्रैक्शंस निकालना थोड़ा सा मुश्किल वाला काम होगा, उनका प्रेशर निकालना, सॉल्विटी चेक करना मुश्किल होगा। तो राउल्स ने क्या कहा, राउल्स ने जनरली सिंपल सा समझा दिया कि राउल्स लॉ स्टेट दैट फॉर सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट। अगर आप सॉल्यूट की बात कर रहे हो तो सॉल्यूट का आपका जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अगर आप सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इस बात को समझना पड़ेगा। चलें आगे, तो यहाँ देखो लिखा हुआ है, ये है किसके लिए, ये है किसके लिए, पीए के लिए। पीए मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट किसके डायरेक्टली है, एक्सए के। और यहाँ पर ये पी नॉट ए ले लिया, पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर है प्योर कंपोनेंट का, मतलब सॉल्वेंट जब प्योर फॉर्म में था तब उसका वेपर प्रेशर कितना है, वो वहां पर हमने कांस्टेंट ले लिया। वही हमने पीबी के लिए बात करा तो पीबी क्या हो जाएगा, पीबी इज इक्वल टू पीबी नॉट एक्स बी हो जाएगा। अब एक साइंटिस्ट थे डाल्टन, उन्होंने कहा कि अगर आप सॉल्यूशन का प्रेशर निकालना चाहते हो तो आप जितने कंपोनेंट है उन सबका प्रेशर जोड़ दो, सबके प्रेशर को ऐड कर दो, तो यहाँ आ गया देखो पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पीबी। सबको ऐड कर देंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो हमारा किसका होगा, वो टोटल प्रेशर होगा सॉल्यूशन का। ठीक है, आओ, अब अगर कहानी आ जाती है कि अगर वोलाटाइल ना होता, दोनों चीज वोलाटाइल नहीं होती, मतलब सॉल्यूशन में दो चीजें हैं, एक तो है आपका सॉल्वेंट और एक है आपका सोल्यूट। अगर मान लो सोल्यूट क्या रहा, वोलाटाइल, मतलब इसकी वेपर बन जाएगी, और सोल्यूट क्या रहा, सॉल्वेंट वोलाटाइल रहा, सोल्यूट क्या रहा, नॉन वोलाटाइल, मतलब इसकी वेपर नहीं बनेगी। तो ऐसे केस में अगर हम मान लो एक कंटेनर लेते हैं और इसके अंदर हम सॉल्वेंट ले लेते हैं प्योर फॉर्म में, और इसको बर्नर की हेल्प से क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो हीट करेंगे तो इसकी वेपर बनेगी, जब इसकी वेपर बनेगी तो ये वेपर किसकी होगी, पी नॉट ए की। वहीं अगर हम एक और कंटेनर ले लें, इस कंटेनर में हम ए और प्लस बी दोनों ले लें, मतलब सोल्यूट भी डाल दिया, लेकिन सोल्यूट कैसा है बच्चों, नॉन वोलेटाइल। तो ऐसे केस में यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल किसके होंगे, सॉल्वेंट के, कुछ मॉलिक्यूल किसके होंगे, सोल्यूट के। जब हम इसे बर्नर की हेल्प से हीट करेंगे तो वेपर किसकी बनेगी, सॉल्वेंट की, सोल्यूट की तो बनेगी नहीं। तो यहाँ के वेपर प्रेशर को हम कह देंगे ये पीए है, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर जो कहानी है कि पी नॉट ए ज्यादा रहेगा इसके कंपेयर में पीए के। ठीक है, दूसरा, यहाँ पीबी तो बना ही नहीं, पीबी के तो बने ही नहीं, तो यहाँ पर हम टोटल पी सॉल्यूशन देखेंगे तो पी ए प्लस जीरो हो जाएगा, मतलब पीबी की जगह जीरो। अब पी ए की जगह अगर पी ए की वैल्यू रखेंगे तो पी नॉट ए इंटू एक्स ए आता था, एक्स ए की जगह हम वन माइनस एक्स बी रख सकते हैं, मैंने बताया है कैसे रख सकते हैं, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है बच्चों, वन होता है, एक्स ए प्लस एक्स बी वन होता है, एक्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन माइनस एक्स बी। एक्स बी के टर्म में हम फॉर्मूला निकालेंगे तो आ जाएगा डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी नॉट ए इक्वल टू एक्स बी। डेल्टा पी है क्या एक्चुअल में, पी नॉट ए माइनस पी ए है, और डिवाइडेड बाय क्या है, पी नॉट ए। ये क्या है, यही है रिलेटिव लोवरिंग, आरएलवीपी। रिलेटिव लोवरिंग एक इसमें वेपर प्रेशर में जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने की वजह से यहाँ पर देखने को मिली है। ठीक है, अब आते हैं दो तरह के सॉल्यूशन, एक आता है आइडियल और एक आता है नॉन आइडियल। पहले समझ लो आइडियल सॉल्यूशन क्या है, आज तक देखा नहीं गया, 100% कोई आइडियल हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी हमें कुछ कंडीशंस में मानना पड़ेगा। जैसे क्या क्या है, आइडियल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो राउल्स लॉ ओवर द रेंज, इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन में फॉलो करते हैं, मतलब पूरी तरह से। जैसे मान लो ये बॉटल में सॉल्यूशन है,
तो सॉल्यूशन अगर 100 ml का है तो पूरे 100 ml में एक एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक एक पार्टिकल को राउल्स लॉ फॉलो करना पड़ेगा, हर एक कंपोनेंट को करना पड़ेगा, तभी होगा। आइडियल सॉल्यूशन क्या है, जो राउल्स लॉ को फॉलो करता है। डेल्टा वी मिक्सिंग उसका जीरो होता है। डेल्टा वी मिक्सिंग मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया, आपने सोल्यूट और सॉल्वेंट का अलग अलग वॉल्यूम देखा, उन दोनों को मिक्स करके सॉल्यूशन बना दिया, तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया, ऐसे केस में क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन होता है। डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो हुई, डेल्टा एच मिक्सिंग का जीरो होने का मतलब ना तो हीट क्या हुई, ना तो हीट एब्जॉर्ब कहलाई, ना तो हीट एब्जॉर्ब हुई, ना ही हीट को रिलीज किया गया, मतलब ना ही एंडोथर्मिक और ना ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई। जब भी सॉल्यूशन बनाया उसमें हीट का कोई चेंज नहीं आया, ऐसे केस को आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। अब ऐसा थोड़ी पॉसिबल है, लेकिन फिर भी कहेंगे। यहाँ पर है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉरी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका, ए मतलब सॉल्वेंट सॉल्वेंट, बी मतलब सॉल्यूट सॉल्यूट। ए और बी के बीच का जो इंटरेक्शन है वो बराबर रहेगा ए बी के इंटरेक्शन के, मतलब सॉल्यूट सॉल्यूट का सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन सॉल्यूट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन के बराबर है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, तभी सॉल्यूशन आइडियल होगा, अदरवाइज नहीं होने वाला। एग्जांपल, जैसे नॉर्मल हेक्सेन को नॉर्मल हेप्टेन में डाल दो, ब्रोमोमीथेन ब्रोमोइथेन को क्लोरोइथेन में डाल दो, बेंजीन को टोल्यूइन में डाल दो। तो कुल मिला के अगर आप देखो तो ये वो एग्जांपल है जो 1/2 मार्क्स के आपके एग्जाम्स में हर बार पूछे गए। आपको एग्जांपल आने चाहिए, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल आने चाहिए, किसको आइडियल किसको नॉन आइडियल कहेंगे। ठीक है, ये ग्राफ है जो राउल्स लॉ का है, आपको याद रखना पड़ेगा। एक साइड पी नॉट ए होता है, एक साइड पी बी होता है, जिसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। एक्स से ए की वैल्यू हम बढ़ाएंगे, एक्स से ए की वैल्यू जैसे बढ़ेगी तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ग्राफ सीधे मिलेगा यहाँ, इस तरह से यहाँ मिलेगा, तो इस तरह से ग्राफ बन जाता है। नॉर्मल है, यहाँ पर आपको बस क्या करना है, इक्वेशन लगानी है, पी इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। अगर एक्स ए की वैल्यू 1 रखते हो तो पी ए पी नॉट ए के बराबर हो जाएगी, जिसकी वैल्यू आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी, पी नॉट ए। वहीं अगर एक्स ए को जीरो रख दोगे, जैसे कह रहा है यहाँ पहुंचने पर एक्स ए जीरो हो गया, तो एक्स ए जीरो हो गया तो एक्स ए जीरो होगा तो पूरा का पूरा पी ए जीरो हो गया, यानी यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी, इस तरह से। तो ये ग्राफ है जो राउल्स लॉ में आपको समझाया जाता है। नॉन आइडियल के केस में क्या है, ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते उन्हें हम कहते हैं क्या, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह से दिखाई देते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह से, एक होते हैं जिनमें पॉजिटिव डेविएशन देखने मिलता है, पॉजिटिव डेविएशन, और एक में देखने मिलता है नेगेटिव डेविएशन। अब ये क्या है, अब राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो वेपर प्रेशर हमारा होना चाहिए था, अगर उस वेपर प्रेशर से ज्यादा वेपर प्रेशर है तो पॉजिटिव डेविएशन है, उस वेपर प्रेशर से कम डेविएशन है, मतलब कम वेपर प्रेशर है तो नेगेटिव डेविएशन है। ऐसे केस में अगर हम पॉजिटिव डेविएशन की बात करें तो पॉजिटिव डेविएशन कभी भी राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि नॉन आइडियल है। दूसरा, इनका जो डेल्टा वी मिक्सिंग होगा वो ज्यादा होगा, किससे, जीरो से। जीरो से ज्यादा होने का मतलब वॉल्यूम चेंज ज्यादा आया। डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो का मतलब यहाँ पर एंथैल्पी ज्यादा है, एंथैल्पी ज्यादा है मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई है। जैसे मिक्सचर ऑफ साइक्लोहेक्सेन एंड एथेनॉल, साइक्लोहेक्सोन और एथेनॉल को मिला दो, या फिर आप एथेनॉल और वाटर को मिला दो, तो एथेनॉल और वाटर क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है, क्या दिखाता है, पॉजिटिव डेविएशन। एक और कहानी है, देखो वेपर प्रेशर अगर ज्यादा है, वेपर प्रेशर ज्यादा है इसका मतलब वो बॉयल जल्दी हुआ था, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ। बॉइलिंग पॉइंट अगर कम है तो उनके इंटरेक्शन क्या रहे, वीक रहे, उनके इंटरेक्शन क्या रहे, वीक। तो जो वेपर प्रेशर ज्यादा रखेगा वो पॉजिटिव दिखाएगा। ऐसे केस में जो ए और बी का इंटरेक्शन है वो क्या है, वीकर है, किससे, ए बी के इंटरेक्शन से। ए बी का इंटरेक्शन यहाँ पर ज्यादा है, ठीक है, ए बी का नहीं, यहाँ उल्टा हो गया, ए बी का इंटरेक्शन यहाँ पे कम है, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स में इंटरेक्शन कम है और इसलिए उसकी वेपर ज्यादा बन गई है, और अलग अलग केस में क्या थी, कम थी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। पॉजिटिव में देखो ये डॉट डॉट लाइन ना राउल्स लॉ की लाइन थी, उसके ऊपर से वैल्यू को दिखाया गया है जो कि किसको दिखा रहा है, पॉजिटिव बिहेवियर्स को दिखा रहा है। यही अगर नेगेटिव डेविएशन की बात करें तो नेगेटिव डेविएशन भी राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, लेकिन जो इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग वॉल्यूम की होगी वो जीरो से कम होगी। इंथैल्पी मिक्सिंग जीरो से क्या होगी, कम होगी, यानी यहाँ पर एनर्जी क्या कर दी गई होगी, रिलीज कर दी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। जैसे एसीटोन और क्लोरोफॉर्म इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जहां आप इसको याद रख सकते हैं। दूसरा, ग्राफ भी देखिए आपको नीचे की तरफ से दिखाई दे रहा है, ग्राफ भी आपको नीचे की तरफ से दिखाई दे रहा है, जिसे हम नेगेटिव डेविएशन कहेंगे। ठीक है, यहाँ देखो ये आइडियल मिक्सिंग है, सारी चीजें, वापस आओ, सारी चीजें देखो एक जैसी यहाँ पर यूनिफॉर्म है। यहाँ वीक 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 ए बी इंटरेक्शन हो गए, वीक इंटरेक्शन हुए तो कौन सा डेविएशन हो गया, पॉजिटिव डेविएशन। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हुआ सॉल्यूशन के अंदर का तो नेगेटिव डेविएशन। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगी, वेपर प्रेशर कम हो गई, नेगेटिव डेविएशन। वहीं वीक ए बी इंटरेक्शन हुआ, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, या वेपर प्रेशर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी।
वेपर प्रेशर बढ़ गई मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम, बॉइलिंग पॉइंट कम मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आपका पॉजिटिव डेविएशन हो गया, वेपर प्रेशर आपको ज्यादा देखने में। तो ये कहानी आपको माइंड में रखनी पड़ेगी कि अब कहाँ कैसा होगा। अब आता है एक नया टर्म जिसे कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है, सबसे पहले तो ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है, ना कि नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे। मतलब सोल्यूट का नेचर कैसा है, वोलाटाइल है, नॉन वोलाटाइल है, उससे कोई लेना देना नहीं है। कितना सोल्यूट है, कितने अमाउंट में है, कितने ग्राम में है, कितने ml में है, उस बात से अगर लेना देना है तो उसे कहते हैं हम क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। चार तरह की होती है, एक होती है रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसे हम RLVP भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। दूसरी होती है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसे हम EBP कहते हैं। तीसरी होती है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, जिसे हम DFP कहेंगे। और लास्ट है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसे हम OP कहेंगे। एक एक करके इसको, इस चीज को समझते हैं। यहाँ पे रिलेटिव लोवरिंग क्या थी, तो रिलेटिव लोवरिंग अभी हमने राउंड्स लॉ के केस में देखी थी, जब हम एक वोलाटाइल वोलाटाइल सॉल्वेंट लेते हैं, वोलाटाइल सॉल्वेंट, और इसमें हम एक नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड कर देते हैं। नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड होते ही जो वेपर बननी चाहिए थी दोनों की मिलकर, वो नहीं बनती, कम बनती है। ऐसे केस में हम कह देते हैं कि जो पी नॉट ए माइनस पी ए है वो अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू क्या है, एक्स बी है। और ऐसे केस में हम ये वाला फॉर्मूला क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। डेफिनेशन देख लो क्या कह रहा है, व्हेन अ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट इट्स वेपर प्रेशर इज डिक्रीज, दिस इज कॉल्ड लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। डेफिनेशन पूछ लेता कई बार, तो उसके लिए आप यहाँ पे इसको बता सकते हैं। ठीक है, मतलब रिलेटिव लॉवरिंग जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के बराबर। ठीक है, आया कहाँ से था, तो मैंने आपको बताया था कि पीटी इक्वल टू क्या होता था बेटा, पीए प्लस पीबी होता था। तो पीटी इक्वल टू, अगर अगर आपका सोल्यूट क्या है, अगर आपका सोल्यूट क्या है, नॉन वोलाटाइल है, अगर सोल्यूट नॉन वोलाटाइल है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो पीबी होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर बनेगा नहीं। पीए की वैल्यू आएगी, और पीए की वैल्यू अगर रखेंगे तो आ जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और एक्स ए की जगह रखोगे तो आ जाएगा पी नॉट ए इंटू वन माइनस एक्स बी। मल्टीप्लाई कराओगे पी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी। ठीक है, अगर इसको रिलेट करोगे पी टी इक्वल टू हो जाएगा, इधर आ जाएगा पी नॉट ए माइनस पी टी इक्वल टू पी नॉट ए एक्स बी। ठीक है, अगर आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा पी नॉट ए माइनस पी टी क्या है, सॉल्यूशन का, और सॉल्यूशन के लिए हम ए यूज कर सकते हैं, तो पी नॉट ए पी माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स बी। तो दिस इज द रिलेटिव लॉगरिथम ऑफ वेपर प्रेशर, जिसका डेरिवेशन आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, अगली है जो यहाँ पर रिलेशन है, रिलेशन की बात बताइए, मोलर मास से कैसे रिलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो, एक्स बी के टर्म को हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। एक्स बी के टर्म में कैसे सॉल्व करेंगे, मैं इस हाफ को हटा देता हूँ, मुझे ये हाफ नहीं चाहिए। आ जाओ, मोटा मोटा जल्दी देख लेते हैं क्या है। एक्स बी मैंने समझाया था, एक्स बी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। अगर यहाँ पर सोल्यूट का अमाउंट जा ही नहीं रहा है वेपर में, तो ज्यादा कौन हुआ, Na। तो अगर Na बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा है किससे, NB को हम क्या मान लेते हैं, नेग्लेक्जिबल मान लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, नेग्लेक्जिबल मान के छोड़ देते हैं, तो बचेगा क्या, एक्स बी इक्वल टू NB डिवाइडेड बाय Na। ठीक है, और ऐसे केस में NB का फॉर्मूला होता है WB डिवाइडेड बाय मोलर मास, और WA डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर इनको सबको रखोगे तो XB की जगह आ जाएगा WA WB मल्टीप्लाई MA डिवाइडेड बाय WA इंटू MB। अब इस चीज को हम XB की जगह रिप्लेस कर देंगे, तो आ जाएगा P नॉट ए माइनस पी ए अपॉन P नॉट ए इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो इस तरह से आप मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हो, जिसके लिए अगली स्लाइड में आपको बताया गया था, ये वाला कि अकॉर्डिंग टू द राउल्स रिलेटेड टू RLVP इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, यानी P डेल्टा P इक्वल टू डेल्टा P बाय P नॉट इक्वल टू XB। और अगर यहाँ पर आप रिप्लेस करोगे तो ये देखो, वेट ऑफ सोल्यूट मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और मोलर मास ऑफ सोल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट, जिसको आप यहाँ पे रिलेट करवा रहे हैं। इस तरह से आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। यहाँ दिया गया है, यहाँ दिया गया है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के लिए, जो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है सेकंड। बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, सबसे पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट आपने बचपन में पढ़ा था, ऐसा टेम्परेचर जहां पर कोई लिक्विड इसमें चला जाता है, वेपर में चला जाता है। नए टर्म में क्या समझना है कि एक ऐसा पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टेम्परेचर
जहां पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा उसे हम कहेंगे बॉइलिंग। तो ये यहाँ पर जो ये डॉट डॉट ग्रीन लाइन ले रखी है, भाई अब तो नहीं निकलेगा, निकल आया, यही आ जा। ये जो डॉट ग्रीन रखी है ये वाली इसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, ये लाइन, ये क्राइटेरिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर कोई सॉल्वेंट था तो बॉयल होता गया, उसका वेपर प्रेशर बढ़ता गया और जाकर एक बार मिल गया, जहां मिल गया उसे उसका बॉइलिंग पॉइंट मान लिया। ऐसे ही सोल्यूशन का बढ़ता गया, जहां मिल गया उसे बॉइलिंग पॉइंट मान लिया। अब सोल्यूशन के लिए हमने, सॉल्वेंट के लिए क्या माना? टीबी नॉट, और सोल्यूट के लिए, सोल्यूशन के लिए क्या माना? टीबी। तो जो दोनों के बीच का डिफरेंस है उसे कहते हैं डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी क्या होगा? हायर माइनस लोअर करेंगे, डिफरेंस करेंगे, तो हायर कौन है? देखो टीबी की वैल्यू ज्यादा है और टीबी नॉट की कम है, तो यहाँ पर जो आया टीबी माइनस टीबी नॉट आ गया। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? ये डिफरेंस होता है किसके बीच में? बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। मतलब सॉल्वेंट के और सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस आएगा उसे हम क्या कह देंगे? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। हुआ क्यों है ऐसा, उसकी बात कर लेते हैं। तो अगेन कहानी वही है कि जब हम सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वहां पर इंटरेक्शन बढ़ते हैं, सॉल्यूशन और सॉल्यूशन के अंदर इंटरेक्शन बढ़ेंगे, तो उस इंटरेक्शन को ब्रेक करने में ज्यादा टेम्परेचर लगेगा और उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। एक कहानी और है कि ये जो डेल्टा टीबी है ये मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोलल कंसंट्रेशन के। और मोलल कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में आप बताओगे तो मोलैलिटी अभी हमने निकाला था, वेट ऑफ सोल्यूट मल्टी 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। अगर इस चीज को रखोगे तो हो जाएगा डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू डब्ल्यू। इस फॉर्मूले को यूज करके आप ढेर सारी कैलकुलेशन न्यूमेरिकल्स की कर सकते हैं, जिसका वीडियो मैं इस वीडियो के जस्ट बाद में ही डालने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल में नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई नई अपडेट्स आती रहें। अब से रेगुलरली वीडियो आपको इस चैनल में देखने मिलेंगी, जिसमें हम पूरी तरह से एक एक चैप्टर कवर करने वाले हैं, एक एक चैप्टर के हम न्यूमेरिकल देखने वाले हैं और साथ ही कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जिससे हमारे बोर्ड एग्जाम में हमें हेल्प मिले। तो जो हमारा मिशन है वो मिशन है 2026 बोर्ड एग्जाम का। चाहे आप किसी के भी बोर्ड से हो, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा टारगेट, अगर आप 70 मार्क्स वाले हो तो 70 आउट ऑफ 70 है, अगर आप 75 वाले हो तो 75 आउट ऑफ 75। जनरली 70 आउट ऑफ 70 ही हर जगह। ठीक है, यहाँ पर एक चीज है, ये जो केबी है, ये केबी है क्या? केबी है यहाँ पे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, यानी कि एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसका नाम भी है, नाम की है, और वैल्यू भी इसकी क्या है? अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग है, जो कि न्यूमेरिकल में ज्यादातर केसेस में देके रखी जाती है। मतलब 99.9% केसेस में आपको केबी की वैल्यू मिल जाएगी, या तो कैलकुलेट करा लिया जाए। ठीक है, समझ आ गया इतना? आओ इसका रिलेशन देखते हैं। तो जो मैंने अभी रिलेट करा वो यही है कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या है? केबी इंटू मोलर मास ऑफ इंटू वेट ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई 1000 एमबी इन डब्ल्यू। जो चीज मैंने अभी रिलेट कर दी वो यहाँ पर है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम समझें तो हमारे पास में मैंने कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है अपना, तो ये कोर्स दिखाएगा नहीं यहाँ से, जस्ट अ सेकंड, मुझे वेबसाइट में चलना पड़ेगा। तो मैंने कोर्स लॉन्च किया है जिसमें आपको मैं दे रहा हूँ टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो आपको करना क्या है? प्ले स्टोर में जाना है और कैम वर्ड सर्च कर देना है। सर्च करेंगे CHEM स्पेस WORLD, आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। उस एप्लीकेशन के जब आप लॉगिन करेंगे, अंदर जाएंगे, तो आपको एक सेक्शन देखने मिलेगा जो कि किसका होगा? ये हैंड रिटन नोट्स का होगा। इसके अंदर आप देखोगे तो मैंने बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है, जैसे कुछ लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग है, लाइव क्लास भी है, हैंड रिटन नोट्स भी है। हैंड रिटन नोट्स में अगर आप जब इसको टैप करते हो, जैसे मान लो मैं देखना चाह रहा हूँ सोल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, मान लो पीडीएफ देखना चाह रहा हूँ, तो जब आप इसको देखोगे तो आपको पीडीएफ कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप हैंड रिटन फॉर्मेट में बेहतरीन क्वालिटी के नोट्स देखोगे। ये बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में आपको मिल रहा है, आप अभी परचेज कर सकते हैं, अभी ऑफर भी लगा रखा है मैंने, जिसमें आपको ये हैंड रिटन नोट्स भी देखने मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात जो इसमें है वो क्या है, वो मैं बता देता हूँ जल्दी से। वो है जो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम होती है, डीपीपी, जो यहाँ पर चैप्टर वाइज डाल रखी है मैंने। लेट सपोज हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन को जैसे ही मैं क्या करूंगा, क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर 3 तरह की डीपीपी है। पहली यहाँ पर देखो, ये ऑप्शनल क्वेश्चन वाली डीपीपी मैंने बना रखी है ताकि आपको आंसर टैली करने में दिक्कत ना पड़े। ठीक है, ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन। तो ये ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार है ना एग्जाम में देखने मिल जाते हैं। चलो मान लो ये थ्योरेटिकल था सर,
उसका दिखा दो, जो न्यूमेरिकल वाला होगा। तो ये देखो न्यूमेरिकल वाला भी आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन टर्म्स की यहाँ पर डीपीपी के न्यूमेरिकल डले हुए हैं। जैसे 60 ग्राम ऑफ सोल्यूट डिजोल्व किया गया 0.94 किलोग्राम में सॉल्वेंट में, तो मास परसेंटेज बतानी है। तो मास परसेंटेज आपको सिखाया ही मैंने अभी आज के लेक्चर में, मास बाई मास करके इनटू करके आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको परचेज करने के लिए करना क्या होगा, आप सिंपली जाएंगे कहाँ पर, प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में सर्च करेंगे, सर्च बॉक्स में आपको डालना क्या है, आपको डालना CHEM स्पेस WORLD केम वर्ल्ड। आप इसको सर्च करोगे तो मेरे चैनल का जो मोनो है, लोगो है, वो आपको दिख जाएगा। ये मैंने शायद बुक में सर्च कर दिया है, बिल्कुल हमें ऐप में सर्च करना है। ऐप में सर्च करना है भैया। ऐप में जब आप सर्च करोगे तो आप वापस से क्या डालेंगे, मैंने डाला था ना अभी केम वर्ड डाल देंगे। जस्ट अ सेकेंड, जैसे ही केम वर्ड डालेंगे, ये देखो ये यहाँ पे एप्लीकेशन आ गया। इसको क्या करना है, आपको ओपन करना है। मेरे में दिखेगा नहीं क्योंकि स्क्रीन शेयरिंग वाला ऑप्शन नहीं है इसमें। तो आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। मैं इसका सेपरेट वीडियो डाल दूंगा कि आप कैसे मेरे ऐप में जा सकते हैं और कैसे वहां से इस चीज को देख सकते हैं। तो अभी ऑफर चल रहा है, आप देख लीजिए। इसमें टेस्ट सीरीज भी मैंने अपलोड कर रखी है, टेस्ट पेपर भी डले हुए हैं, उनके सोल्यूशन भी डले हुए हैं, बहुत कुछ है। मैं गारंटी देता हूँ आप पछताएंगे नहीं इसको एक बार परचेज करने के बाद। ठीक है, और जो भी लेक्चर है, जो भी वीडियोस है, मैं इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में आपको डालता रह जाऊंगा। इसमें आपको कोई परेशानी होने वाली बात नहीं है। आइए बात कर लेते हैं अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, जिसे कहते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो क्वेश्चन बनता है कि भैया फ्रीजिंग पॉइंट है क्या। तो फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पर लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर किसके, सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है। सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो देखो यहाँ पर फ्रोजन सॉल्वेंट लिया है और इसका ये कैटेगरी है फ्रोजन सॉल्वेंट का। तो अगर लिक्विड सॉल्वेंट धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन करके यहाँ पर आता है, तो हमें एक टेम्परेचर मिल जाता है जो यहाँ पर आप देख सकते हो। इसे कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट, PF नॉट। फ्रीजिंग पॉइंट, नॉट का मतलब होता है प्योर, नॉट का मतलब हम यहाँ पर समझेंगे प्योर। मतलब जो ये फ्रीजिंग पॉइंट है, ये किसका है, फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का है। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पर है TF। वे TF क्या है, तो TF है यहाँ पे, TF है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। किसका है, सॉल्यूशन। तो आप सॉल्यूशन के लिए भी यहाँ पर निकाल सकते हो। अब इन दोनों का डिफरेंस जो है वो डेल्टा TF है। तो अगर आप डेल्टा TF निकालोगे तो ज्यादा वैल्यू किसकी है, ऑब्वियसली TF नॉट की। TF नॉट में से TF को माइनस कर दोगे। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है क्या, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट आपका डिफरेंस है किसमें, फ्रीजिंग पॉइंट में किसके किसके, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के, जैसे हम डेल्टा TF से रिलेट करते हैं। अब डेल्टा TF क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी की, अभी जो समझाया था। तो डेल्टा TF, तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन, इस वाले साइन प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो आ जाता है KF। KF क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जब हम क्या करते हैं, इसी को हम या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इस नाम से भी देखा गया है। तो केबी और केएफ दोनों चीजों को आपको समझना है। दोनों की यूनिट क्या होती है, सिमिलर होती है, सेम होती है। जैसे यहाँ रिलेशन दिया गया है, मोलैलिटी का अगर फॉर्मूला रखेंगे तो वापस से क्या होता है, मोलैलिटी वेट ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई 1000 मोलर मास ऑफ सोल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट। इसको जब रिप्लेस करेंगे तो फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम बी इंटू डब्ल्यू। इस फॉर्मूले का जनरली यूज होता है सोल्यूट के मोलर मास को निकालने के लिए। ठीक है, यूनिट ऑफ के बी एंड के एफ दोनों सिमिलर होती है। ये होती है केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। जब भी आपको डेटा मिलेगा वो किस में मिलेगा, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स में देखने को मिलेगा। तो इस बात को आप समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। लास्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस प्रोसेस आपने बचपन में पढ़ी होगी, बचपन बोले तो मेरे लिए वो बेसिक क्लास होती है जिसमें आप चीजों को समझते हैं। तो ऑस्मोसिस आपने समझी होगी क्लास 9 से। तो ऑस्मोसिस जनरली होता क्या है कि जब सॉल्वेंट पार्टिकल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। लेट्स सपोज हमने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एसपीएम कनेक्ट कर दिया, दिस इज एसपीएम। ठीक है, एसपीएम कनेक्ट कर दिया। एक तरफ मैंने क्या कर दिया, मान लो ये मेरा सॉल्वेंट है, ये क्या है मेरा सॉल्वेंट है, और दूसरी साइड मैंने ले लिया, मान लो ये मैंने ले लिया क्या है, ये सॉल्यूशन है। तो एक बात बताओ, सॉल्वेंट में सॉल्वेंट ज्यादा होगा या सॉल्यूशन में, ऑब्वियसली सॉल्वेंट सॉल्वेंट भरा पड़ा है, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या होगा इसका, हाई, और यहाँ पे सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन होगा लो। तो जो फ्लो होना है वो सॉल्वेंट हायर से कहाँ जाना है, लोअर की तरफ। किसके थ्रू जाना है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो क्या कहेंगे, इफ अ सॉल्वेंट पार्टिकल इज सेपरेटेड बाय द सेमी, if the solution and solvent separated by the semi permeable membrane, then solvent molecule will flow towards the solution from the solvent is known as
ऑस्मोसिस और अच्छे से समझा देते हैं, व्हेन सॉल्वेंट पार्टिकल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन बाय द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। बचपन वाला कहानी है, वही समझिए। अगर मान लो इस तरफ मैंने एक पिस्टन लगाया और प्रेशर अप्लाई करने लगा, तो एक ऐसा अमाउंट का प्रेशर जो इस ऑस्मोसिस को रोक दे, जस्ट स्टॉप कर दे, उसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो लिखा भी है, यहाँ क्या लिखा है, ये लिखा है द एक्सेस प्रेशर रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट द ऑस्मोसिस कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऐसा टेम्परेचर, ऐसा प्रेशर अमाउंट, ऐसा अमाउंट का प्रेशर जो ऑस्मोसिस को जस्ट रोक दे, उसे कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। तो एक कहानी ये आती है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसे हम पाई से रिलेट करते हैं। पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के एट गिवन टेम्परेचर पे। तो कंसंट्रेशन के साथ साथ ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर गई। तो जो पाई है वो डायरेक्टली डिपेंड कर गई सी और टी पे। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा आर सी टी, सी फॉर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को मोलैरिटी भी रख सकते हैं, कंसंट्रेशन को मोलैरिटी या कंसंट्रेशन को मतलब नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। पाई इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू आर इनटू टी। आर क्या है यहाँ पे, आर है यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो इस तरह से आप यहाँ से ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछा गया इससे। आइसोटोनिक ऐसे सॉल्यूशंस जिनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, सेम टेम्परेचर पे, उन्हें कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यानी पाई वन बराबर पाई टू, पाई वन बराबर पाई टू हुआ तो W1 M1 इक्वल टू W2 M2 दोनों बराबर होंगे, यानी W1 बाय W2 इक्वल टू क्या माना जाएगा, M1 बाय M2। मोलैरिटी का रेशियो इक्वल होगा उनके वेट का। तो बिटवीन टू सॉल्यूशन वन हैविंग हायर ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड हाइपोटोनिक एंड दैट हैव लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड हाइपोटोनिक। अगर क्या है, ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर है तो हाइपोटोनिक हो जाएगा, अगर दोनों में से किसी का कम है तो हाइपोटोनिक हो जाएगा। ऐसे केस में आपको यहाँ पर समझना होता है। दूसरी प्रोसेस है रिवर्स ऑस्मोसिस। मतलब अब हमें क्या करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर लगाना है। अगर प्रेशर का अमाउंट क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर आई से ज्यादा है, लिखा है ना, द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स if the pressure is larger than the osmotic pressure is applied to the solution side। अगर सॉल्ट वाटर की तरफ हम ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर देंगे पिस्टन से ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल था वो वापस फ्रेश वाटर में आने लग जाएगा। जबकि यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन थी और यहाँ पे लो कंसंट्रेशन थी, तो एसपीएम से लो से हाई में जाने लग जाएगा। इसे कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, शॉर्ट फॉर्म में आरओ। और आरओ जो आपके घरों में लगता है वो इसी काम पे लगा रहता है। ये डिसैलिनेशन या रीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर है, जो कि आरओ मैकेनिज्म से हम यहाँ ट्रीट कर रहे हैं। सी वाटर जो कि जिसमें सॉल्ट का अमाउंट ज्यादा होता है, उससे वाटर अलग कर करके हमें ड्रिंकिंग वाटर बनाना होता है। एबनॉर्मल मोलर मास क्या है, देखो एबनॉर्मल का मतलब है जब जो बिहेवियर होना चाहिए वो ना हो, उसके इधर उधर चीजें होती हैं तो एबनॉर्मल कहते हैं। जैसे मान लो किसी चीज का मोलर मास एक्स होना था, अगर उसके मोलर मास की वैल्यू एक्स से ज्यादा या एक्स से कम आती है तो हम उसे क्या कह देंगे, उसे सिंपली हम एबनॉर्मल मोलर मास कहेंगे। अब ये यहाँ सॉल्यूशंस में कैसे होता है, तो दो केस होते हैं, एक एसोसिएशन होता है और एक डिसोसिएशन होता है। एसोसिएशन जैसे यहाँ पर एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल हैं, यहाँ देख रहे हो CH3COOH है, दो मॉलिक्यूल्स लिए थे, इनके बीच में देखो यहाँ पर ये क्या लग गया, डाइमर बन गया। डाइमर क्यों बन गया, क्योंकि इनके बीच में क्या लग गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ऐसे केस में अगर हम 120 मास निकाल रहे थे तो वो कितना निकलेगा, 60 निकलेगा। कितना निकलेगा, 60 निकलेगा। और अगर डिसोसिएशन है, जैसे KCl है, जैसे ही वाटर में जाएगा तो डिसोसिएट होकर K प्लस और Cl माइनस बन जाएगा। मतलब जहां एक आना चाहिए वहां दो आएंगे, जहां दो आने चाहिए थे वहां एक आ रहा था। मतलब इसके लिए जो आई निकालोगे बॉन्ड ऑफ फैक्टर वो आधा होगा, और इसके लिए बॉन्ड ऑफ फैक्टर क्या होगा, दो होगा। तो एसोसिएशन अगर 100% हो रहा है तो आई की वैल्यू 1/2, डिसोसिएशन अगर 100% हो रहा है तो आई की वैल्यू 2। ये आपको मान के चलनी है, रखनी है। क्वांट ऑफ फैक्टर क्या है, रेशियो है नॉर्मल मोलर मास वर्सेस एबनॉर्मल मोलर मास। अगर आई की वैल्यू 1 है तो ना तो एसोसिएशन हुआ ना तो डिसोसिएशन हुआ। लेकिन अगर अगर आई की वैल्यू ज्यादा है 1 से तो डिसोसिएशन हुआ, आई की वैल्यू कम है तो एसोसिएशन हुआ। इस चीज को आप समझिएगा। अगर आई आपको निकालनी है तो किसके लिए, आप इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करेंगे। मान लो अगर सॉल्यूशन किसका बनाया, इलेक्ट्रोलाइट का, तो वहां पर आई फैक्टर काम करेगा। और जितनी भी आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी है, उन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को आप क्या करेंगे, यहाँ पर उन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को यहाँ पर आप समझेंगे। कैसे समझेंगे, जैसे मान लो आपने पहले पढ़ी RLBP। RLBP जो है वो क्या है, रिलेटिव लोबरिंग है। चलो क्या है वो, रिलेटिव लोबरिंग है। आ जाओ भाई। अब रिलेटिव लोबरिंग होती क्या है, P0A माइनस PA कॉन P0A इज इक्वल टू XB।
अब इसमें करना क्या, आई का मल्टीप्लाई करना। तो जितनी आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है उसमें सब में आई का मल्टीप्लाई करते जाना है। जैसे यहाँ पर डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी पढ़ी थी, देखो आई का मल्टीप्लाई कर दिया। डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी पढ़ी थी, आई का मल्टीप्लाई कर दिया। पाई इज इक्वल टू आपने सी आर टी पढ़ा था ना, यहाँ पर भी क्या कर देंगे, आई का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से ये मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएंगे। इन्हें कहते हैं जनरली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ये था वन शॉट जो मैंने कोशिश करी है समझाने की। अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो आप मेरा कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसका जिसका ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। इसकी लिंक मैं बायो में दे देता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, वहां से आप इसको जाइए, एक बार विजिट करिए, एक बार देखिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप परचेज करिए, अदरवाइज मेरे लेक्चर यहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट में डलने वाले हैं, जिससे आपका 12th आसानी से निकल जाएगा, अच्छे से निकल जाएगा। तो सभी को ऑल द बेस्ट। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। अगर पहली बार चैनल में आए हो, कमेंट में अपना फीडबैक छोड़ सकते हैं कि आपको ये कैसा लगा, जिससे मैं अगले जो लेक्चर्स लेके आने वाला हूँ उसमें मैं थोड़े बहुत जो भी आपकी एडवाइस होगी उसके हिसाब से मैं काम करूँ। तो थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।